हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 जो कि बेस्ड है सब्जेक्ट कोड BP401T प्रिपेयर फॉर द AKTUP फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 सिलेबस। आज मैं इसका सेकंड लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इसका जो सिलेबस है उसके बारे में स्टडी किया था और लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। उसके पहले मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जब चाहें वीडियो को, जो भी लेक्चर चाहें तो वहाँ पे जा करके क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो भी लेक्चर्स हैं सीरियस वाइज 1 लेक्चर से स्टार्ट करें। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 क्रम वाइज देखें और साथ में स्किप ना करें लेक्चर को देखते हुए, कंप्लीट लेक्चर देखें, तभी आप लोगों को बेटर नॉलेज ऑब्टेन्ड हो पाएगी। तो आपका जो यूनिट 1 है इसका टॉपिक है स्टीरियो आइसोमिज्म। इसमें आप लोगों को स्टडी करना है ऑप्टिकल आइसोमिज्म के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इनेंशियोमिज्म क्या होता है, डायस्ट्रोमिज्म, मेसो कंपाउंड्स, एलिमेंट ऑफ साइमेट्री, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स, डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, सीक्वेंस रूल, आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, reaction of chiral molecules, racemic modification and resolution of racemic mixtures, and asymmetric synthesis of partial and absolute compound। ये है आपका सिलेबस यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में ऑप्टिकल आइसोमिज्म स्टार्ट करने के पहले तो व्हाट इज़ द आइसोमिज्म क्या होती है उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं, जो कि आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ रखा है। अगर इसका रिवीजन इम्पॉर्टेंट है आइसोमिज्म को बेटर तरीके से समझने के लिए। तो आप लोगों ने जो डिफिनेशन पढ़ी हुई है आइसोमिज्म की वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमिज्म। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है मगर उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, साथ में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जो आइसोमिज्म है ये डिफिनेशन फिट बैठती है स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म के लिए, बट यहाँ पे एक जो सेकंड पार्ट आइसोमिज्म है वहाँ पर स्पेशियल रीअरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से आइसोमिज्म पाई जाती है। तो इसलिए इस डिफिनेशन में डिफरेंट स्पेशियल रीअरेंजमेंट वर्ड भी जोड़ा गया है। टिपिकली हम आइसोमिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म जैसा ऊपर डिफिनेशन में लिखा है जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। दूसरा स्टीरियो आइसोमिज्म जिसमें आपका स्पेशियल रीअरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमिज्म भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स का जो बेस होता है, फ्रेम होता है, उसमें चेंजिंग आती है। इट हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम रहेगा बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म को हम दोबारा फिर से डिवाइड कर सकते हैं चेन आइसोमिज्म में, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमिज्म में। तो 6 कैटेगरी स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म की फिर से डिवाइड की गई।
तो पहले अगर हम लोग कैप करें चेन आइसोमरिज्म के बारे में, तो इट हैज़ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूलर कार्बन स्केलेटन फ्रेम। तो यहाँ पर जो आप फ्रेम कार्बन का फ्रेम बनाते हो उसमें चेंजिंग आ जाती है चेन आइसोमरिज्म के अंतर्गत। इसका चेन कहीं भी हो सकती है, एल्केन में हो सकती है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल। इसमें जो भी कार्बन की चेन है, अगर उसमें आप ब्रांचिंग बढ़ाते हो सेम कार्बन नंबर को लेते हुए, तो वो चेन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल कहलाएगी। यहाँ पर कुछ सिंपल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो एल्केन से रिलेटेड है। जो सबसे छोटा एग्जाम्पल है वह है ब्यूटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर्स में चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। इसका नाम है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं जब भी स्ट्रेट चेन बनाते हैं। और दूसरे स्ट्रक्चर में 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ा गया है और एक को डाउन में जोड़ दिया गया है, एक ब्रांचिंग हो गई है, तो ये आपका आइसोब्यूटेन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ब्यूटेन में 2 चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो दूसरा एग्जांपल ये है पेंटेन मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। यहाँ पे 5 कार्बन है और ये 5 कार्बन को आप 3 तरीके से ड्रा कर सकते हो। एक तो कार्बन को एक कार्बन से दूसरे कार्बन को जोड़ते चले जाओ। दूसरा तरीका है आप जो 4 कार्बन सीधे रखो और एक ब्रांच कर दो, जहाँ पे एक ये तिराहा टाइप का बन जाता है, जैसे रास्ते में तिराहा बनता है, तो तिराहा यहाँ पे बनता है। और नेक्स्ट तरीका हो सकता है एक स्ट्रेट चेन में जाते हुए चौराहा बना दो, यानी कि 3 ब्रांच कर दो। एक ब्रांच ऊपर चली गई, एक ब्रांच ये चली गई और 3 ब्रांच ये चली गई। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ाओ कि उतने ज़्यादा आपके आइसोमर हैं। तो आप पेंटेन में केवल 3 चेन आइसोमर बना सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी आप आइसोमर बनाते हो तो इन्हीं में से किसी एक का एग्जाम्पल होगा। अगर कोई जैसे आपका एन पेंटेन में आप लोग कुछ गलतियां करते हो, जैसे एन पेंटेन में कुछ बच्चे ऐसे इसको बना देंगे तो कहेंगे सर ये नया स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर आप एक इसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही, इसलिए एन पेंटेन का एग्जाम्पल ही कहलाएगा। दूसरा है जैसे सेकंड डायग्राम में CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको उठा करके इधर कार्बन से जोड़ दोगे तब भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे तो सेम कंपाउंड बनेगा। तो इस प्रकार से आप चाहे जैसे स्ट्रक्चर बनाओ और जैसे ही उसकी नॉमेनक्लेचर निकालोगे तो 3 स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज हेक्सेन। हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H14 है और इसके जो 6 कार्बन है इनको आप 5 डिफरेंट वे से फ्रेम कर सकते हो। एक तो आप स्ट्रेट चेन है, इसमें 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे, ये एनहेक्सेन कहलाता है। दूसरा तरीका है 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ करके एक ब्रांच कर लो, तो दिस इज अ 2 मिथाइल पेंटेन। थर्ड स्ट्रक्चर्स हो सकता है कि जो आप ब्रांच जो आपने सेकंड पोजीशन पे ऐड की थी उसको अगर 3 पोजीशन पर ऐड कर दो तब वो आपका एक नया आइसोमर बन जाएगा, तो 3 मिथाइल पेंटेन है। तो आप मिथाइल की पोजीशन की ब्रांचिंग चेंज हो जाती है यहाँ पे। एंड आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है उसमें है 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनानी है और इसमें 2 ब्रांचिंग करनी है 2 और 3 पोजीशन पर, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा। और सिमिलरली ही आपका 3 ब्रांचिंग एक ही कार्बन सेंटर पे करने पे एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसके अतिरिक्त कोई भी आप डायग्राम बनाते हो तो उसको जब नंबरिंग करोगे तो इन्हीं 5 डायग्राम से मिलता हुआ होगा। तो हेक्सेन्स में 5 चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल होते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरा सा हेप्टेन का बना के देखो कुल कितने आइसोमर बनते हैं। तो सेकंड आइसोमरिज्म है उसको हम लोग पोजिशनल आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। It is a structural isomerism which have the identical carbon skeleton and the identical functional group। यहाँ पे कार्बन की चेन भी सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, बस क्या बदलता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और इसलिए इसको हम लोग पोजिशनल आइसोमरिज्म कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल्स देखें पेंटीन का, पेंटीन का जो मालिक्यूलर फार्मूला है C5H10 है, और इसका डायग्राम देखें तो ये पेंटीन का डायग्राम है, और यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर लगा हुआ है। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है? 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, और इसकी पोजीशन बदल करके हमने सेकेंड डायग्राम में 2 पर कर दी है, दैट इज़ पेंटीन 2 इन बन गया है। तो ये दो आइसोमर पोजीशन आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ब्यूटेनॉल लेते हैं, जिसका मालिक्यूलर फार्मूला C4H11O है। इसके भी 2 पोजिशनल आइसोमर बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका देख सकते हो ब्यूटेन में 1 पोजीशन पर OH ग्रुप ऐड किया गया है। दूसरा आपका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ब्यूटेन की सेकंड पोजीशन पे OH लगा करके। तो आप देख रहे हो तो OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जा रही 1 से 2 पोजीशन पर, और तो जिसकी वजह से ये पोजिशनल आइसोमरिज्म का एक एग्जांपल हो सकता है। इसी प्रकार NO2, NH2 ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करने पर पोजिशनल आइसोमरिज्म का एग्जांपल ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट आइसोमरिज्म इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। It is a structural isomerism which have the identical molecular formula but different functional group। यहाँ पर molecular formula सेम रहता है, और जो functional group है वो चेंज हो जाता है। इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम ले सकते हैं एल्कोहल और ईथर को। एल्कोहल और ईथर के बीच में ये आइसोमरिज्म पाई जाती है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसका मालिक्यूलर फार्मूला C4H10O है। इसमें 2 फंक्शनल आइसोमर हम लोग ड्रा कर सकते हैं। डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर, ये आपका एक तो आप ब्यूटेनॉल बना सकते हो जिसमें आपका OH फंक्शनल ग्रुप है, इसका मालिक्यूलर फार्मूला C4H10O होगा। दूसरा है आप ईथर बना सकते हो, जो 4 कार्बन है, 2 कार्बन एक साइड में ऐड कर दो और 2 कार्बन दूसरे साइड में ऐड कर दो, तो ये ईथर का एग्जाम्पल बन जाएगा इथॉक्सी इथेन। तो ये फंक्शनल आइसोमर, जो कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है इसलिए इसमें फंक्शनल आइसोमरिज्म पाई जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है एल्डिहाइड और कीटोन का। जनरली एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में भी फंक्शनल आइसोमरिज्म पाई जाती है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं C3H6O का, जिसमें 2 फंक्शनल आइसोमर हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। C3H6O का एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा कर सकते हैं CH3CH2CHO, जिसको हम लोग प्रोपेनल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, या फिर प्रोपेनल भी इसको आप कह सकते हो। दूसरा हम इसका कीटोन बना सकते हैं, ये एसीटोन का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो प्रोपेनल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप है और एसीटोन में आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, जिनके मालिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम रहेंगे C3H6O। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के बीच में भी फंक्शनल आइसोमरिज्म पाई जाती है। यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल C3H6O2 लेते हैं। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं तो CH3CH2COOH बनाया जा सकता है इस फार्मूले से, जो कि प्रोपियोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और हम इसका एस्टर बना सकते हैं। एस्टर में आपका जो एक CH3 ग्रुप है इसको हटा करके OCH3 से जोड़ देंगे तो CH3COOCH3 बन जाएगा, जिसका भी मालिक्यूलर फार्मूला C3H6O2 है। दिस इज अ मिथाइल एसीटेट। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी फंक्शनल आइसोमरिज्म के बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आइसोमरिज्म आप लोगों ने जो पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, वो है मेटामेरिज्म। मेटा से क्लियर होता है मिडिल। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म विच हैव द आइडेंटिकल मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में जो चेन होती है वो चेंज हो जाती है। एल्काइल ग्रुप की चेन जो है वो डिफरेंट होती है दोनों स्ट्रक्चर्स में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ईथर है। ईथर में आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका मालिक्यूलर फार्मूला C4H10O है। यहाँ पे हम 2 स्ट्रक्चर्स के ड्रा कर सकते हैं ईथर में। पहला स्ट्रक्चर्स है जिसमें ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन के एक और
एक कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन ली हुई है, डेट इज़ नोन एज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन या फिर मिथाइल प्रोपाइल ईथर। दूसरा तरीका हो सकता है जो 4 कार्बन है, 2 कार्बन एक साइड में जोड़ दो और 2 कार्बन दूसरे साइड में जोड़ दो, तो आपका एक नया आइसोमर ये बन जाएगा। इसका नाम है इथॉक्सी इथेन या फिर कॉमन नेम इसका डाईइथाइल ईथर होता है। तो आप देखते हो कि जो एल्काइल ग्रुप की चेन है, ऑक्सीजन के दोनों ओर चेंज हो गई हैं, इस वजह से इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। और जो मेटा नेम आया है, साइमेट्रिकल और अनसाइमेट्रिकल से आया हुआ है। ऑक्सीजन के दोनों ओर साइमेट्रिकल स्ट्रक्चर से और दूसरा अनसाइमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मेटा मीन्स मिडिल पोजीशन से। ऐसे ही ये आइसोमेरिज्म की कीटोन में भी पाई जाती है। C5H10O एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यहाँ पे देखो 5 कार्बन की चूँकि चेन है, तो कीटोन के एक साइड में 1 कार्बन और दूसरे साइड में 3 कार्बन ऐड किए गए, तो पेंटेन 2 ओन है। सिमिलरली हम लोग दूसरा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें एक साइड में 2 कार्बन होंगे और दूसरे साइड में भी 2 कार्बन होंगे और मिडिल में कीटोन ग्रुप होगा। पेंटेन 3 ओन ये कहलाता है। तो ये मेटामेरिज्म है। ऐसे ही आपका एमीन्स में भी आप ये आइसोमेरिज्म आप बना सकते हो। जो एल्काइल एमीन्स एंड डाई एल्काइल एमीन्स हैं, वो आपका NH फंक्शनल ग्रुप होता है, O को रिप्लेस करके यहाँ पे NH लगा लो, तो डाई एल्काइल एमीन में भी मेटामेरिज्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके दोनों ओर कार्बन चेन होती है, वहाँ पर मेटामेरिज्म पाई जाती है। Next isomerism is tautomerism. This is an important isomerism. This is useful for various mechanism to explain various mechanism. तो इसको आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। Tautomerism is a structural isomerism which have the identical molecular formula. वो तो सेम है, सभी में identical molecular formula रहता है। मेन पॉइंट यहाँ पर है आपका it is able to exchange hydrogen atom बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ सेम मालिक्यूल। एक ही मालिक्यूल के अंतर्गत जो हाइड्रोजन है वो आपका अपने आप को एक्सचेंज कर लेता है, जिसकी वजह से मालिकुलर फार्मूला तो सेम रहता है मगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो कीटोन इनोल आइसोमेरिज्म है। कीटोन इनोल इतना ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए इसको हम लोग कीटोन इनोल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसका एक सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। इसके हम लोग 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक एसीटोन बना सकते हो। एसीटोन में आपको पता है 2 CH3 ग्रुप होते हैं और एक CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये ऊपर CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो CH3 का जो H है, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन पर चला जाता है और जहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है। क्योंकि इस फॉर्म में कीटोन प्रेजेंट है इसलिए इसको हम लोग कीटोन फॉर्म कहते हैं। और जब हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन O पर आ जाएगा और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और जहाँ डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें ईन ग्रुप आ गया। ईन मीन्स डबल बॉन्ड। ये जो ईन है आपका डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और दूसरी तरफ एक OH ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो ये OH ग्रुप है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? OL को। ऑल, ऑल मीन्स एल्कोहल। तो इसलिए इसको इन ऑल फॉर्म कहते हैं। तो कीटोन जिस कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसको कीटोन फॉर्म कहेंगे, जिसमें इन और OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको इनॉल फॉर्म कहेंगे। और इस आइसोमेरिज्म को हम कीटोन इनोल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। सेम टाटोमेरिज्म हम कुछ दूसरे कंपाउंड में भी पा सकते हैं, जैसे आपका एमीन है और इमीन है। ये टाटोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लेते हैं C5H6N2 का। पिरिडीन 2 एमीन है। पिरिडीन 2 एमीन में आप देख सकते हो कि इसके सेकंड पोजीशंस पे एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये एमीन है इसलिए इसको एमीन फॉर्म कहते हैं। और जो रेड कलर का हाइड्रोजन है ये एक्सचेंज हो जाता है और एक्सचेंज हो करके ये इमीन फॉर्म कर लेता है। दिस इज फॉर्म इमीन, जिसकी वजह से कैसे फॉर्म करता है आप देख सकते हो कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया है
और ये जो हाइड्रोजन है रिप्लेस होकर के आपका यहाँ पे आ गया। तो pyridine 2,1H इमीन फॉर्म होता है, इसको इमीन फॉर्म कहा जाता है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टाटोमिज्म। तो ये तो था रिकैप स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म का। एक और आइसोमिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म में, जिसको हम लोग रिंग चेन आइसोमिज्म के नाम से जानते हैं। रिंग चेन आइसोमिज्म इज स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म्स which have the identical molecular formula but possessing open chain and cyclic structures। तो यानी कि दो आइसोमर जो होंगे, एक में चेन प्रेजेंट होगी और दूसरे में रिंग प्रेजेंट होंगी, तब इसको हम लोग रिंग चेन आइसोमिज्म कहेंगे। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है एल्कीन और साइक्लो एल्केन में। एक एग्जाम्पल लेते हैं C3H6 का। यहाँ पे देख लो प्रोप 1 है, ये आपका एल्कीन का एग्जाम्पल है, और डबल बॉन्ड हटा करके हम इसको साइकिल बना सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 हैं, एक रिंग फॉर्म में और एक चेन फॉर्म में। तो ये रिंग चेन आइसोमिज्म का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही एल्काइन और साइक्लो एल्केन के बीच में भी आप रिंग चेन आइसोमिज्म बना सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं C4H6। ब्यूट 1 आइन एग्जाम्पल बनेगा जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया है, और अगर इसको साइकिल बनाए तो साइकिल में आपका साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा। इसमें रिंग के अंदर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है। आपको पढ़ना है स्टीरियो आइसोमिज्म, स्पेशियल आइसोमिज्म की। इसकी डिफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमिज्म या फिर जिसको हम लोग स्पेशियल आइसोमिज्म भी कहते हैं, इट हैज़ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट। यानी कि जो पीछे अभी तक पढ़ रहे थे कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल रहेगा, बस क्या होगा स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है इसका डिफरेंट हो जाएगा। अगर 2 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल के बनाए जाएं और उनको एक के ऊपर दूसरा रखा जाएगा तो एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। इस आइसोमिज्म को हम लोग स्टीरियो आइसोमिज्म कहते हैं। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज ऑप्टिकल आइसोमिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमिज्म और एंड कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म, जिसमें से ऑप्टिकल आइसोमिज्म हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे और जियोमेट्रिकल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म के बारे में यूनिट 2 में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमिज्म का। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है CHClBrI। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी रहेगा और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी यही रहेगा। इसके 2 स्पेशियल अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन पेपर के प्लेन्स में दिखाए गए हैं, दे आर इन अ पेपर्स प्लेन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। और हाइड्रोजन पेपर के अप द प्लेन है और जो आयोडीन है बैक द प्लेन में है। तो डैश से हम लोग बैक द प्लेन दिखाते हैं और डार्क लाइंस के साथ में हम लोग अप द प्लेन स्ट्रक्चर्स को शो करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपी में ड्रा करने के लिए हम स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं। एक्चुअल में इसका डायग्राम होता कैसा है, वो ऐसा होता है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब ये सेकंड वाले डायग्राम से, जहाँ पे ब्रोमीन को ये आपका बॉल रिप्रेजेंट कर रही है और इसके बॉन्ड को यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे क्लोरीन ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे Cl दिखाया गया है, और आपका आयोडीन I दिखाया गया है पर्पल कलर से, और हाइड्रोजन को वाइट कलर से यहाँ पे दिखाया गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो ये 3D स्ट्रक्चर्स है। इसमें हाइड्रोजन आपके साइड में आ रहा है और आयोडीन बैक साइड में, और ब्रोमीन और क्लोरीन पेपर के प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ 3D स्ट्रक्चर। और ऐसे ही हम एक दूसरा स्ट्रक्चर भी इसी का CHClBrI का बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो जो Br है और Cl अपनी जगह पे हैं, Br Cl लगभग अपनी जगह पे हैं। बस क्या हुआ है, आयोडीन ऊपर आ गया है, अब द प्लेन हो गया जिधर से आप देख रहे हो, और हाइड्रोजन पेपर के पीछे चला गया है। इसका 3D स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें आपका आयोडीन देखिए ऊपर साइड में है और हाइड्रोजन पीछे साइड में। अगर इस वाले डायग्राम को उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाए तो हमें एक जैसा नहीं दिखाई देगा। ब्रोमीन क्लोरीन तो एक के ऊपर लगभग दिखाई देंगे,
मगर आयोडीन हाइड्रोजन एक के ऊपर नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत स्टडी करते हैं। और क्यों ऐसा होता है, ये सेम क्यों नहीं कहलाते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो व्हाट इज़ द ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे, और क्यों ये कंपाउंड आइसोमर हैं ये चीज़ हम लोग समझेंगे। पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को जानने से पहले हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन जान लेते हैं। टू कंपाउंड्स विच हैव द आइडेंटिकल नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स, द कनेक्टिविटी बिटवीन एटम इज also identical but both compound have different spatial arrangement, या फिर कह सकते हो 3D स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हो स्पेस में इनका स्ट्रक्चर विद अ नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दो पॉइंट हैं यहाँ पे, सब कुछ सेम रहता है, दो कंपाउंड के सारे एटम आइडेंटिकल होने चाहिए, उनका जो बॉन्ड बने वो भी एक जैसे होने चाहिए। बस जैसे 3D में जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जब उनको एक के ऊपर दूसरे को रख देंगे तो एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। जब एक जैसे नहीं दिखाई देंगे उसको हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज कहते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। ऐसे ही एक और पॉइंट होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं ये कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसे दो कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, उनको हम लोग इनेंशियोमर कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर एक एग्जांपल दिखाना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये आपका डायग्राम, जैसे पीछे भी डायग्राम लिया था वो भी आप ड्रा कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर्स है और यहाँ पे इसके मिरर इमेज बनाई गई है, और मिरर इमेज के अंदर कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। दूसरा डायग्राम आप बनाओगे तो मिरर इमेज के अंदर ऐसा दिखाई देगा। तो ये दो कंपाउंड, अगर इस पूरे कंपाउंड को उठा करके इसके ऊपर रखें पहले कंपाउंड के ऊपर, तो ये एक जैसा नहीं दिखाई देगा, तो अलग दिखाई देगा। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, और चूँकि एक जैसे नहीं दिखाई देते, आइडेंटिकल नहीं दिखाई देते, इसलिए ये इनेंशियोमर कहलाते हैं। तो डिटेल में इनके बारे में हम धीमे धीमे समझेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है उसको हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली में रियल जो प्रॉपर्टी है किसी कंपाउंड को जानने के लिए कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालते हैं। और एक जो दूसरा तरीका होता है, हम स्ट्रक्चर को देख करके भी बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं शो करेगा। इसके लिए हम लोग मिरर इमेज निकालते हैं और देखते हैं कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। दो कैटेगरी इस तरीके से हो जाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो रियल प्रैक्टिकल है, और दूसरा डायग्राम देख करके पता लगाना कि कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए मिरर इमेज बनाई जाती हैं। तो मिरर इमेज के बारे में बाद में बात करेंगे, और पहले हम बात करते हैं किसी कंपाउंड को, जैसे मान लिया चीनी ले लेते हैं। चीनी को पता लगाना ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कैसे किया जाता है और कैसे पता लगाया जाता है वो यहाँ पर हम लोग जानते हैं। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो मॉलिक्यूल अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड यूजिंग पोलरीमीटर। इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग पोलरीमीटर कहते हैं। कंपाउंड विच कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई कंपाउंड आप रखते हो पोलरीमीटर में और लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है, तब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। इसका मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। अगर अदर वे कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है।
इसका मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पाई जाएगी और इनेंशियोमर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो रोटेशन होता है दो टाइप का होता है, जिसके बेसिस पे हम जो इनेंशियोमर है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर पाते हैं। एक को हम लोग डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं और दूसरे को लियो रोटेटरी कहते हैं। इसी को समझेंगे डिटेल में पेटिकल कैसे काम करता है। उसके पहले ये आपका पोलरीमीटर का डायग्राम है। पोलरीमीटर में हम जिस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड करना होता है उसका एक सोल्यूशन बना करके इसके अंदर रख देते हैं पोलरीमीटर सेल के अंदर, और उसको बंद करके इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये सारी कैलकुलेशन करके सीधे सीधे हमें यहाँ पे रीडिंग जो है ऑब्टेन्ड हो जाती हैं, जिनको देख करके हम पता लगा लेते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लियो रोटेटरी है या फिर इनएक्टिव है। तो आइए इस रीडिंग को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे और इस मशीन के अंदर क्या होता है वो जानते हैं। तो मशीन जो है आपकी कुछ फ्लो डायग्राम ऐसा होता है। इसके लिए इसमें एक लाइट सोर्स लगाया जाता है। जनरली टंगस्टन का लाइट सोर्स हम लोग लगाते हैं और ये नॉन पोलराइज लाइट देता है, ऐसी लाइट जो सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती है। जब इस लाइट को किसी प्रिज्म पोलराइजर प्रिज्म के थ्रू पास कराया जाता है तो ये पोलराइज लाइट को केवल जाने देती है। इट मीन्स जो डिफरेंट डायरेक्शन की वाइब्रेशन वाली रेज हैं वो जा कर के यहाँ पे स्टक हो जाती हैं और केवल जो स्ट्रेट, अगर इस पोलराइज लाइट को अब हम जो मेरा सैंपल है उस पर डालते हैं तो इसको हम सैंपल के थ्रू पास कराते हैं और ये सैंपल पोलरीमेट्री सेल कहलाती है और इसकी एक लेंथ होती है। ये आपकी लेंथ L से यहाँ पे डिनोट की गई है, दिस इज अ लेंथ। इसकी ज़रूरत पड़ती है L की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जाने के बाद लाइट को रोटेट करा देती। यहाँ पे ये रोटेटेड पोलराइज लाइट दिखाई गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये स्ट्रेट है और ये यहाँ पे 90, ये यहाँ पे अल्फा एंगल पे रोटेट हो गई है। इस रोटेशन को हम लोग मेजर करते हैं एनालाइजर के थ्रू और फिर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें रीडिंग ऑब्टेन्ड हो जाती है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन पॉसिबल हैं। पहली कंडीशन है कि जब कोई कंपाउंड आपने यहाँ पे रखा हुआ है और ये लाइट जो है बिल्कुल सीधे चली गई, नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। उस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। इसका मतलब उसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं पाई जाएगी। फिर आपका जो दूसरा तरीका है कि ये लाइट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है। अगर ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो इसको हम लोग जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल स्मॉल d या फिर प्लस होता है। और ये जो एंगल अल्फा होता है इसको ऑप्टिकल एंगल, ऑप्टिकल रोटेशन या फिर ऑब्जर्व्ड रोटेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही हो सकता है जो आपका रोटेशन है क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। यहाँ पर भी अल्फा मेजर करते हैं, साथ में डायरेक्शन भी मेजर करनी होती। यहाँ पर जब ये लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तब इसको हम लोग जो है लियो रोटेटरी कहते हैं और इसको स्मॉल l या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, नो रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लियो रोटेटरी कंपाउंड। तो ये दोनों जो D और L फॉर्म है एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं और इन दोनों को हम लोग इनेंशियोमर के नाम से जानते हैं। तो ये पेटिकल के थ्रू इनेंशियोमर पता लगाने का तरीका है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लियो रोटेटरी एक ही कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक्चुअली में जो रोटेशंस है उसको हमें रीडिंग करने के लिए एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हमने बताया कि जो अल्फ़ा एंगल है उसको हम लोग ऑब्जर्व रोटेशन कहते हैं और इसको अल्फ़ा से लिखते हैं। और एक स्पेसिफिक, जनरली स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन को ब्रैकेट में अल्फ़ा के साथ में लिखा जाता है, बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये क्लियर होता है कि जो कंपाउंड जो है आपका
कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, और साथ में अल्फा के साथ में यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है और जो लाइट डाली जा रही है उसका वेवलेंथ भी यहाँ पे लिखा हुआ कभी कभी आपको मिलेगा। तो स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग मेजर करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्व्ड रोटेशन अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल एंड लेंथ ऑफ पोलरीमेट्री सेल, क्योंकि अल्फा कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ पोलरीमेट्री सेल पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट किया जाता है और इसी को यूज किया जाता है फॉर द वेरियस पर्पज। अब चूंकि ये वैल्यूज टेम्परेचर और वेवलेंथ के चेंज होने पर चेंज हो जाती हैं, इसलिए टेम्परेचर और वेवलेंथ को भी स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। इसका जो फार्मूला है निकालने का स्पेसिफिक रोटेशन का अल्फा, यहाँ पे टी टेम्परेचर ऊपर मेजर करेंगे, साथ में जो लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा यहाँ पर मेजर की जाएगी। वेवलेंथ लिख सकते हैं या फिर कई सारी वेवलेंथ के अपने नेम होते हैं, वो उनका सिंबल यहाँ पे लिख दिया जाता है। और फिर इक्वल टू होता है अल्फा ऑब्जर्व्ड अपान सी इंटू एल, जहाँ पे अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन है, डिग्री में लिया गया है, और अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन है, ये भी डिग्री में रहेगा। सी आपका कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल है, ग्राम पर एमएल में इसको लेना है, और जो एल है पाथ ऑफ लेंथ है सेल की, इसको डेसीमीटर में लेना है। टी टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे पेटिकल किया जाएगा, और लेम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अच्छा, जो यहाँ पे लेंथ है, जो सेल आप लेते हैं पीछे जैसे हम दिखा रहे थे, ये सेल है और सेल में के अंदर आपका सोल्यूशन भरा होता है और पोलराइज लाइट इधर से डाली जाती है इस साइड से, तो ये जो लेंथ है आपकी, इस लेंथ को आपको यहाँ पे लिया जाएगा। तो जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग फाइंड करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन का। अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम इन 10 ml ऑफ सोल्यूशन measured in a 25 centimeter long cell gives observed rotation plus 124 degree, calculate specific rotation। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्लस साइन है चूँकि, तो इसका मतलब जो भी आपका ये सैंपल है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन शो कर रहा है। दूसरा स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए जो पीछे फार्मूला पर पढ़ा हुआ है वो आप यूज कर लीजिए। आप यहाँ पे आपका जो अल्फा ऑब्जर्व्ड है वो पुट कीजिए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 ग्राम अपान 10 ml पुट कर दीजिए, और यहाँ पर लेंथ आप सेल पुट कीजिए 25 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 134 0.2 इंटू 25 268 आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रोटेशन को यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। तो इस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी, आइसोमेरिज्म के बारे में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि थ्योरेटिकली किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करके 2 आइसोमर को कैसे जाना जा सकता है, और आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कैसे पता लगाई जा सकती है, और डायस्ट्रोमेरिज्म क्या होता है और मेसो कंपाउंड्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी लेक्चर्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और वहाँ से क्लिक करके आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। एक काम आप लोग और करें, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अतिरिक्त हमने अपने चैनल्स पे बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर्स और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के लेक्चर्स भी ऐड कर रखते हैं। ये आप जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी सजेस्ट करें देखने के लिए, इससे उन लोगों को भी इससे अपना नॉलेज गेन हो सके। ओके, तो ये था लेक्चर 2। मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक आप लोग ये लेक्चर्स प्रिपेयर करें।